बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी भी उन डिज़ीज़ में से एक है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम कॉज़ करते हैं। इस डिज़ीज़ को बर्जर्स डिज़ीज़ भी कहते हैं, ठीक है, आईजीए नेफ्रोपैथी को। अब आईजीए नेफ्रोपैथी, इधर ये बात ध्यान रखें कि मोस्ट कॉमन कॉज़ है नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। यानी कोई भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से हो रहा होता है, जैसे पीएसजीएन में या आरपीजीएन में या एलपोर्ट सिंड्रोम में नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो रहा होता है। तो लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कॉज़ जो है नेफ्रेटिक सिंड्रोम की, वो ये आईजीए नेफ्रोपैथी है। तो ये बात याद रखें कि 1 से 2 दिन इन्फेक्शन के 1 से 2 दिन बाद आईजीए नेफ्रोपैथी होगी। जब मैंने आपको पीएसजीएन पढ़ाया था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो मैंने बताया था कि कोई भी सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, फेरेंजाइटिस या रैश वगैरह हुआ है, यानी डर्माटाइटिस स्किन इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके 2 से 4 वीक्स के बाद अगर पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है विद सिम्टम्स लाइक हेमेटूरिया, कोला कलर्ड यूरिन या पफी एडीमा एडीमा के साथ, तो अगर 2 से 4 वीक्स के बाद प्रेजेंट हो रहा है, तो ये होगा पीएसजीएन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर 1 से 2 दिन के बाद प्रेजेंट हो गया है, कोई भी जीआईटी इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके 1 से 2 दिन बाद प्रेजेंट हो गया, ये बात आपने याद रखनी है, तो वो आईजीए नेफ्रोपैथी है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि मैकेनिज्म के डिजीज़ डेवलप कैसे करती है। तो जीआईटी इन्फेक्शन हुआ है या यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या हिनॉच शॉनलियन पर्परा, ये एक बीमारी होती है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन हो जाती है वेसल्स में और किडनी में, और सारे वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हिनॉच शॉनलियन पर्परा, इन तीनों केसेस में बॉडी का इम्यून सिस्टम आईजीए एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई भी, उससे लड़ने के लिए बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तो बनानी है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो आईजीए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इस केस में ज़्यादा आईजीए एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है, और उनकी क्लियरेंस कम हो रही होती है आईजीए एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ तो आईजीए आ गई, एंटीजन इस केस में क्या होगा आईजीए नेफ्रोपैथी के केस में, एंटीजन क्या चीज़ है कि आईजीए एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो एंटीजन होगा कि या तो जीआईटी या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में कोई बैक्टीरियल या वायरल एंटीजन है जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड कर रही है, या हिनॉच शॉनलियन पर्परा के केस में एक एंटीजन होता है, उसको कहते हैं ग्लैक्टोज डेफिशिएंट IgA1। जब IgA एंटीबॉडी बन रही होती है बॉडी में, इसकी प्रोडक्शन जिधर से शुरू होती है, तो इसकी प्रोडक्शन पूरी होने के लिए ना, इसकी नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इसके साथ आके लगता है, तो तब नॉर्मल IgA बनती है। लेकिन कभी कभी होता है कि अब नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, ठीक है, अब नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेशन, तो इस वजह से हमारे पास अब नॉर्मल IgA एंटीबॉडी बनेगी, तो वो ये होती है ग्लैक्टोज डेफिशिएंट IgA1। तो ये भी एक एंटीजन का काम करती है आईजीए नेफ्रोपैथी में। तो इन एंटीजन के साथ आईजीए एंटीबॉडी बन के इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देगी, फिर इस कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी मेसेंजियम में। मेसेंजियम क्या होता है? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द ग्लोमेरुलस। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूँ कि ये कैपिलरी आ गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर का स्ट्रक्चर, ये जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इधर ऐसे करके पोडोसाइट्स थे, और फिर यहाँ बोमेंस कैप्सूल, और ये पीसीटी शुरू होगी आगे से। तो सपोर्टिंग सेल्स जो मेसेंजियम होती है ना, वो इधर इधर करके ये सेल्स होते हैं, तो मेसेंजियम में आके इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। जब इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएंगे मेसेंजियम में, तो किसी भी जगह पे जब इम्यून कम्प्लेक्सेस आते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बॉडी का, इम्यून सिस्टम जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बनता है, उसकी एक्टिवेशन करवा देंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन का एंड प्रोडक्ट जो उसके रिजल्ट होता है, वो मैक बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर आगे ये सारे ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेगा, और फिर उससे नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है उसके साइंस और सिम्टम्स आ जाएंगे। तो प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट? पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि यूजुअली चाइल्डहुड में बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और एपिसोडिक ग्रॉस
या माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया होगा कि एपिसोड्स आ रहे हैं उसको हेमेटूरिया के ब्लड इन यूरिन है विद आरबीसी कास्ट्स। आरबीसी कास्ट्स होती हैं कि ऐसे ना सिलेंडर शेप्ड आरबीसी, ऐसे सिलेंड्रिकल सा ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आरबीसीज ऐसे बंद होते हैं। ये क्यों बनता है? क्योंकि जो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये बोमेंस कैप्सूल आ गया, ये ग्लोमेरुलस, इसके बाद ये पीसीटी आ गई, ये लूप ऑफ हेनले आ गया और ये डीसीटी आ गई। तो जब ब्लड सेल्स लीक कर रहे होते हैं तो वो इधर आके ट्यूब्यूल्स में फंस जाते हैं, फंस के वो ऐसे एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फिर आगे फिर ये ऐसे यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसको आरबीसी कास्ट्स कहते हैं। हेमेटूरिया विद आरबीसी कास्ट्स ऐसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट। और आखिर में देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपिकली हमें ग्लोमेरुलस में क्या फीचर्स नज़र आ रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि मेसेंजियम में डिपॉजिट हो रहे हैं जिसकी वजह से मेसेंजियल प्रोलिफरेशन हो जाएगी। मेसेंजियल सेल्स जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है मेसेंजियम के सेल्स की। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देखेंगे तो वही एंटीबॉडी आईजीए है और C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसके डिपॉजिट्स नज़र आएंगे मेसेंजियम में। सिंपल है ये। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी मेसेंजियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था आईजीए नेफ्रोपैथी पर। आपने ये याद रखना है कि पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है इन्फेक्शन के 1 से 2 दिन बाद विद सिम्टम्स ऑफ हेमेटूरिया एंड विद आरबीसी कास्ट्स। तो आपने पिक कर लेना है कि ये आईजीए नेफ्रोपैथी है। और अगर 2 से 4 वीक्स के बाद सोर थ्रोट के 2 से 4 वीक्स के बाद प्रेजेंट करता है तो वो पीएसजीएन होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब अगली वीडियो में आखिरी जो डिज़ीज़ है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम कॉज कर रही है, एल्पोर्ट सिंड्रोम, उसको देखते हैं।